हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पर आते हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे अगले सजीव अंतराल के बारे में जिसका नाम है लाइसोसोम यानी कि लयनकाय। लाइसोसोम की खोज डी डवे ने 1955 में की थी और ये जो लाइसोसोम थे ये किससे बने हुए थे? अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय से बने हुए थे। ये जंतु कोशिका में पाई जाती है, मतलब जो लाइसोसोम है ये जंतु कोशिका में पाई जाती है और इनका आकार जो होता है वो कितना होता है? 0.2 से 0.8 मिली माइक्रोन होता है। और ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी कि थैली नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। और इनकी जो इकाई झिल्ली होती है यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में जो हमने पढ़ा था, तो वो कितनी उसकी परत होगी? वो एक परत की होगी, इकहरी परत होगी। और वैसे जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है वो 4 परतों में विभाजित होती है। तो जो लाइसोसोम की इकाई झिल्ली होगी, यूनिट मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी या सेल मेम्ब्रेन होगी, वो कितने परतों में डिवाइड होगी? वो एक परत में डिवाइड होगी। और ये पूरी तरह से किससे? प्रोटीन और एंजाइम से भरे हुए होंगे। लाइसोसोम का जो मेन वर्क होता है वो उसको कहा जाता है आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग भी कहा जाता है इसको। और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो खाना जो होता है उनको खुद ही पचा लेती है। ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको एक थैली की तरह अपने बैग में, ये बैग के आकार की होती हैं, तो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करती है? ये स्वलयन करके, मतलब पचा करके अपने में ही डिपॉजिट कर लेती है। इसलिए इसको कहा जाता है आत्मघाती थैली। सीधी सी बात देखा जाए तो ये डस्टबिन का काम करती है, जितना भी कूड़ा है उसको क्या करेगी? अपने अंदर स्टोर कर लेगी। तो इस तरह की थैली होती है ये लाइसोसोम। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। और इसकी खोज डी डवे ने 1955 में की थी। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन जो लाइसोसोम की बनी हुई है उसके अंदर देखें तो यूनिट मेम्ब्रेन जो बनी हुई है वो इकाई एक झिल्ली से बनी हुई है, मतलब एक परत से बनी हुई है यूनिट मेम्ब्रेन, इसकी इकाई झिल्ली जो बनी हुई है। और जो एंजाइम है, एंजाइम और प्रोटीन इसके अंदर फिल होते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि पूरी तरह से एंजाइम और प्रोटीन से फिल होते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो देखा जाए तो एक बैग की तरह है, यानी कि थैली के आकार का है। और इसकी जो संरचना है वो कितनी है? सॉरी, जो इसका आकार है, साइज जो है इसकी वो है 0.2 से 0.8 मिली माइक्रोन। और ये जो पाई जाती हैं ये किसमें पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं जंतु कोशिका में यानी कि एनिमल सेल में पाई जाती हैं। और जो हमारा लाइसोसोम है वो 4 प्रकार का होता है। लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं और जो सबसे पहला प्रकार है उसका प्रकार है प्राथमिक लाइसोसोम यानी कि प्राइमरी लाइसोसोम। और जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम का बना हुआ होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसमें पाए जाते हैं, यानी कि उसमें जल अपघटनीय विकर पाए जाते हैं। जल में जो अपघटित हो जाते हैं वो वाले एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनीय विकर का मतलब ये होता है कि जल में पूरी तरह से घुल जाने वाले, अपघटित हो जाने वाले जो विकर, जो एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं हमारे किसमें? प्राइमरी लाइसोसोम में। और ये इनका निर्माण भी किससे हुआ होता है? गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ होता है। जो हमारे प्राइमरी लाइसोसोम होंगे वो बने होंगे किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से बने होंगे। लेकिन इनके अंदर क्या पाया जाएगा? जल अपघटनीय विकर, जो इनके अंदर एंजाइम पाया जाएगा वो पाया जाएगा हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी कि जल में घुलनशील या जल में अपघटित हो जाने वाले जो एंजाइम होंगे वो पाए जाएंगे हमारे प्राइमरी लाइसोसोम में। और इसीलिए इनको जल अपघटनीय विकर लाइसोसोम भी कहा जाता है, यानी हाइड्रोलिटिक लाइसोसोम भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं अपने सेकेंड लाइसोसोम की, जो दूसरा प्रकार है लाइसोसोम का। और दूसरा प्रकार है लाइसोसोम का, उसका नाम है सेकेंडरी लाइसोसोम। और जो सेकेंडरी लाइसोसोम होगा उसमें क्या होगा? उसमें भोजन रिक्तिका जो होगी यानी कि फूड वैक्यूल जो होंगे वो मिलकर क्या बनाते हैं? द्वितीयक लाइसोसोम बनाते हैं, यानी कि फूड वैक्यूल जो हमारे होंगे वो मिल जाएंगे। कई सारी फूड वैक्यूल यानी कि खाद्य रिक्तिका जो होंगी, जो कि किसमें पाई जा रही थी? खाद्य रिक्तिकाएं, खाद्य रिक्तिका हमारी पाई जा रही थी अमीबा में। अमीबा में खाद्य रिक्तिका पाई जा रही थी और खाद्य रिक्तिका जो होंगी कई सारी वो मिलकर क्या बनाएंगी? सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएंगी। और सेकेंडरी लाइसोसोम से क्या बनेगा? से जितने भी पदार्थ होंगे उनका क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। और पचा हुआ जो पदार्थ होगा वो सेकेंडरी लाइसोसोम से बाहर निकल जाएगा। यानी कि सेकेंडरी लाइसोसोम जो होगा वो भोजन रिक्तिका से मिलकर बना हुआ होगा। और भोजन रिक्तिका में क्या होगा? भोजन का पाचन होगा और जो पचा हुआ भोजन होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम में पहुंच जाएगा। जल अपघटनीय विकर यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है, जल में घुलनशील एंजाइम जो है वो कहाँ पाए जाएंगे?
वो प्राइमरी लाइसोसोम में पाए जाएंगे। लेकिन जो भोजन रिक्तिका होगी, फूड वैक्यूल जो होगा, जो कि अमीबा में पाया जा रहा है, रिक्तिका के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो रिक्तिका होगी, फूड रिक्तिका यानी कि भोजन रिक्तिका जो होगी, उसमें क्या होगा, जो पदार्थ होगा उसका पाचन होगा और वो पाचन करके कहाँ पहुंचा देगी, सेकेंडरी लाइसोसोम में, द्वितीयक लाइसोसोम में पहुंचा देगी। और इस लाइसोसोम से क्या होगा, वो जो पचा हुआ भोजन होगा वो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। फिर अब हम बात करते हैं तीसरे लाइसोसोम की, जिसका नाम है अपशिष्ट काय। अपशिष्ट काय जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी। और रेजिडुअल बॉडी जो होगी, इसमें क्या होगा, जो पचा हुआ भोजन होगा वो साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा। प्राइमरी लाइसोसोम में क्या हुआ, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए गए और अंडापृथवी जालिका और गोल्जी बॉडी से इनका निर्माण हुआ। सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या पाया गया, सेकेंडरी लाइसोसोम में जो भोजन होगा हमारा, उसका पाचन होगा और जो पचा हुआ भोजन होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम में पहुंच जाएगा। अब बात होती है रेजिडुअल बॉडी यानी कि अपशिष्ट काय। जो पचा हुआ भोजन होगा वो कहाँ पहुंच गया है, वो पहुंच गया है द्वितीयक लाइसोसोम से, और द्वितीयक लाइसोसोम से क्या होगा, वो भोजन बाहर निकल जाएगा। फिर इसके बाद आएगी थर्ड जो पॉइंट है हमारा, जो थर्ड टाइप है लाइसोसोम का, वो होगा अपशिष्ट काय यानी कि रेजिडुअल बॉडी। और जो रेजिडुअल बॉडी होगी वो क्या होगी, पचे हुआ जो भोजन होगा वो किसमें मिल जाएगा, कोशाद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा। और इसके बाद वो जो पाचन के बाद क्या करेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम से जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो अपचित पदार्थ होगा, उसका क्या हो जाएगा, संग्रह हो जाएगा। और इसीलिए इन्हें क्या बोला जाएगा, रेजिडुअल बॉडी। यानी कि रेजिडुअल बॉडी में क्या देखेंगे हम, जो अपचित भोजन होगा वो पहुंच जाएगा कहाँ, रेजिडुअल बॉडी में। और ये पूरी तरह से क्या होगा, अपघटित पदार्थों से मिलकर बना हुआ होगा, अपचित पदार्थों से मिलकर बना होगा। और इसमें क्या होगा, ये कोशाद्रव्य साइटोप्लाज्म में ये पूरी तरह से मिल चुका होगा। और ये पूरा कोशाद्रव्य और साइटोप्लाज्म मिल जाने के कारण जो रेजिडुअल बॉडी होगी उसको क्या बोला जाएगा, अपशिष्ट काय। अपशिष्ट काय का मतलब जितने भी अपशिष्ट हैं, जितने भी अपचित भोजन है, वो कहाँ पे आ गए हैं, एक थैली नुमा संरचना के अंदर आ गए हैं, इसलिए इसको बोला गया अपशिष्ट अपशिष्ट काय यानी रेजिडुअल बॉडी। जितना भी मटेरियल हमारा जो संग्रह, जो पचित नहीं हुआ, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड जितने भी फूड होंगे वो किसमें आ जाएंगे, रेजिडुअल बॉडी में आ जाएंगे। फिर लास्ट है हमारा ऑसोफेगियल बॉडी। ऑसोफेजियल जो बॉडी होगी वो होगी स्वलयन रिक्तिकाएं, जिसको ऑसोफेजियल वैक्यूल्स के नाम से भी जानेंगे। और स्वलयन रिक्तिकाएं जो होंगी उसमें ये होगा कि जो अपचित भोजन होगा वो कई सारे कोशांगकों के द्वारा क्या किया जाएगा, स्वलयित कर लिया जाएगा, मतलब पचा लिया जाएगा। और जो जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होगा वो क्या किया जाएगा, पचा लिया जाएगा। और पचाने के बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा, स्वलयन हो जाएगा, मतलब अपने आप उसका विघटन हो जाएगा। और इस तरह ये स्वलयन कर ले, मतलब ये जो लाइसोसोम होगा वो भोजन को क्या कर लेगा, स्वलयित कर लेगा। और इस तरह से स्वलयित करने का मतलब है कि वो अपने आप में उस भोजन को क्या करेगा, पचा लेगा। और जब वो पचा लेगा तो ये भोजन जो होगा स्वलयित भोजन कहलाएगा, स्वलयित पदार्थ कहलाएगा। और इस तरह से ये जो लाइसोसोम कहलाएंगे वो कौन से कहलाएंगे, स्वलयित लाइसोसोम या ऑटोफेजियल लाइसोसोम। और इसी कारण इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली वो इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जितने भी लाइसोसोम में अपचित भोजन आए हैं या अपशिष्ट आए हैं उनका क्या करेगा, ये भक्षण करेगा, उनको खाएगा और उनका पाचन कर देगा। मतलब सीधी सी बात देखा जाए, जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा उनको क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो एक तरह से उनका स्वलयन हो गया, जितनी भी रेजिडुअल बॉडी थी उनका क्या हो गया, स्वलयन हो गया, उनका विघटन हो गया। और विघटन होकर क्या किया उन्होंने, एक बैग में संरचना ये होती है उनके अंदर इन्होंने इसे स्टोर कर लिया। तो इसलिए इसको आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग भी कहते हैं। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को लैन काय या आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसकी खोज डी डवे ने 1955 में की थी। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका और गोल्जी का यानी कि गोल्जी बॉडी से बनी हुई होती हैं। और इनमें जंतु कोशिका जो होती है, जंतु कोशिका में ये पाई जाती हैं। और इनका आकार जो होता है 0.2 से 0.8 मिलीमाइक्रोन होता है। और ये कैसी संरचना होती है, एक थैलीनुमा बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। और इनकी जो इकाई झिल्ली यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, एक परत की होती है, इकहरी होती है। और ये पूरी तरह से किससे फिल होंगी, प्रोटीन और एंजाइम से फिल होंगी। फिर हमने इसके फिगर के बारे में डिस्कशन किया था। फिगर में हम देख सकते हैं कि जो लाइसोसोम का फिगर है वो पूरी तरह से यूनिट मेम्ब्रेन से चारों ओर से घिरा हुआ है। और यूनिट मेम्ब्रेन जो देखी जा रही है वो इकहरी है और इसके अंदर एंजाइम पाया जा रहा है और प्रोटीन पाया जा रहा है। एंजाइम और प्रोटीन पूरी तरह से कहाँ पे होते हैं,
गॉल्जी बॉडी लाइसोसोम में पूरी तरह से फिल होते हैं। और लाइसोसोम फिर इसके बाद हमने बताया कितने प्रकार के होते हैं। तो लाइसोसोम हमारे जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी और ऑटोफेजियल वैक्यूल। यानी कि प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अपशिष्टकाय और स्वलयन रिक्तिकाएं। प्राथमिक लाइसोसोम में हमने ये पढ़ा कि जो प्राथमिक लाइसोसोम होते हैं उनमें जो ये लाइसोसोम ये जो भोजन होगा ये क्या करेंगे, ये भोजन को, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, यानी कि 4 प्रकार के जो लाइसोसोम है जिनके बारे में अभी हमने बताया था। तो 4 टाइप के लाइसोसोम जो होते हैं उसमें सबसे पहला होता है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम। और जो प्राथमिक लाइसोसोम होगा उसमें अभी हमने बताया था क्या भरा होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी कि जल अपघटनीय विकर भरे होंगे। और ये कैसे होंगे विकर, यानी ये कैसे एंजाइम होंगे, ये जो एंजाइम होंगे ये हमारे जो विकर होंगे वो कैसे होंगे, जल में जल्दी से अपघटित हो जाएंगे, जल में हमारे आसानी से घुल जाएंगे। तो इस तरह का जो लाइसोसोम पाया जाएगा वो पाया जाएगा प्राथमिक लाइसोसोम, इनको प्राइमरी लाइसोसोम बोला जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम की, जो दूसरा टाइप है लाइसोसोम का। तो जो सेकेंडरी लाइसोसोम है उनको द्वितीयक लाइसोसोम कहा जाता है। और द्वितीयक लाइसोसोम में क्या होता है, द्वितीयक लाइसोसोम में ये होगा कि जो प्राइमरी लाइसोसोम होगा और फूड वैक्यूल जो होंगे, यानी कि खाद्य रेक्टिका जो कि अमीबा में पाई जा रही थी, प्राइमरी लाइसोसोम यानी कि जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जा रहा है वो, और फूड वैक्यूल यानी कि जिसमें खाद्य रेक्टिका पाई जा रही है वो, सॉरी जो खाद्य रेक्टिका है वो। प्राइमरी लाइसोसोम और खाद्य रेक्टिका मिलकर क्या बनाएंगी, सेकेंडरी लाइसोसोम यानी द्वितीयक लाइसोसोम बनाएंगी। और इसमें क्या होगा, जो हमारा भोजन होगा वो क्या होगा, उसका पाचन होगा, यानी कि सीधी सी बात जाने डाइजेशन किसमें होगा, हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम में होगा। और जो सेकेंडरी लाइसोसोम में जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या होगा, लिखा हुआ पचा हुआ पदार्थ सेकेंडरी लाइसोसोम से बाहर हो जाएगा, जो पच जाएगा, यानी कि ये पाचन करेगा और पाचन करने के बाद जो हमारा पचा हुआ भोजन होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम से बाहर हो जाएगा। तो अगर सीधा आप कंफ्यूज इस बात पे मत होइए, सीधा सा काम इसमें ये है कि प्राइमरी लाइसोसोम और फूड वैक्यूल से मिलकर बन रहा है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, पदार्थ का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, पाचन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। और जो डाइजेशन के बाद जो हमारा फूड है या पदार्थ है वो क्या होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम यानी कि द्वितीयक लाइसोसोम से बाहर हो जाएगा। और फिर जब वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो सेकेंडरी लाइसोसोम से बाहर हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो जाएगा रेजिडुअल बॉडी यानी कि अपशिष्ट काय में जाएगा। और वो अपशिष्ट काय जो होगा उसमें क्या होगा, अपशिष्ट से मतलब आप समझ रहे होंगे बेकार चीजों से। तो जो हमारा डाइजेस्टेड फूड सेकेंडरी लाइसोसोम से बाहर हो गया है वो जाके मिल जाएगा किसमें, साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशाद्रव्य में मिल जाएगा। लिखा हुआ है डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, यानी कि जो पचित भोजन होगा वो किसमें मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा। और साइटोप्लाज्म में मिलने के बाद जो डाइजेशन के बाद लिखा है, डाइजेशन के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम में जो अपचित भोजन रह जाएगा तब उसे क्या बोलेंगे हम, रेजिडुअल बॉडी। यानी कि अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा सेकेंडरी लाइसोसोम में, सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ, लेकिन पाचन के बाद जो भोजन पचित हुआ वो कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा। ठीक, फिर वो जब मिल जाएगा और उसमें कुछ अपचित भोजन जो रहेंगे, वो अपचित भोजन जो रहेगा वो जो रह जाएगा वो क्या कहलाएगा, अपशिष्ट काय यानी कि रेजिडुअल बॉडी। वही लिखा गया है डाइजेशन के बाद यानी कि पाचन के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम में जो अनडाइजेस्टेड फूड अपचित भोजन रह जाएगा वो क्या कहलाएगा, रेजिडुअल बॉडी यानी कि अपशिष्ट काय कहलाएगा। फिर अपचित भोजन की बात आप करते हैं, पचा हुआ भोजन तो साइटोप्लाज्म में मिल गया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको रेजिडुअल बॉडी यानी कि अपशिष्ट काय कहा गया है वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऑटोफेजिक वैक्यूल में यानी कि स्वलयन रिक्तिकाओं में पहुंच जाएगा, स्वलयन रिक्तिकाओं में पहुंच जाएगा। और स्वलयन रिक्तिकाएं क्या करेंगी इसका, ये लिखा हुआ है जब लाइसोसोम कोशिकाओं का भक्षण कर देते हैं, यानी कि ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम में जो जो ये रेजिडुअल बॉडी जो बोली गई है, जो सेकेंडरी लाइसोसोम में अनडाइजेस्टेड फूड रह जा रहा है जिसको रेजिडुअल बॉडी बोली गई है, तो अनडाइजेस्टेड फूड देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोशा के अंग ही हैं, कोशिकांग ही हैं, तो वही वो बचे रहेंगे। जो कोशिकांग है वही कोशिकांग है, जो अपचित भोजन उसी को यहाँ पे कोशिकांग बोला गया है। तो यही कहा जा रहा है जब लाइसोसोम कोशिकाओं का भक्षण कर देते हैं और उनका पाचन कर देते हैं तब इसे स्वलयन या आत्मघाती थैलियां कहते हैं।
यानी कि वो सारे अपचित भोजन जो है, वो सारे जो कोशिकाएं यानी अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जिनको रेजिडुअल बॉडी अपशिष्ट काय कहा गया है, जब उनका पाचन जो लाइसोसोम करते हैं उनको क्या बोला जाएगा? स्वलयन या आत्मघाती थैली, यानी कि ऑटोफेजिक और सुसाइडल बैग कहा जाएगा। अभी हमने बताया था कि जैसे डस्टबिन होता है, डस्टबिन में जितना भी डस्ट होता है, जितना भी कूड़ा करकट होता है, आप उसमें ड्रॉप करते हो, डंप करते हो, तो वैसे ही ये होता है। और इसमें क्या होता है, ये कोशिकाएं जो होंगे, जो रेजिडुअल बॉडी यानी कि जो अपशिष्ट काय है, उसका भक्षण जो लाइसोसोम करेंगे वो कहलाएंगे स्वलयन रिक्तिकाएं। स्वलयन रिक्तिकाओं द्वारा होगा, मतलब स्वलयन रिक्तिकाएं कहा जाएगा या स्वलयन, उनको लाइसोसोम भी कह सकते हो आप, ऑटोफेजिक लाइसोसोम बोलो आप। तो जो लाइसोसोम कोशिका का यानी रेजिडुअल बॉडी का भक्षण करेंगे, भक्षण का मतलब होता है खाना, फीडिंग करना, जो लाइसोसोम रेजिडुअल बॉडी की फीडिंग करेंगे और उनका पाचन करेंगे यानी उनको डाइजेस्ट करेंगे, यानी कि डाइजेस्टेड फूड तो सेकेंडरी लाइसोसोम में हो ही जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा और वो साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा। बट जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो हमारा कहाँ रह जाएगा? वो हमारा भोजन रह जाएगा, तब उसको बोलेंगे रेजिडुअल बॉडी। और जो रेजिडुअल बॉडी का भी क्या की फीडिंग कर लेंगे जो लाइसोसोम, वो कहलाएंगे हमारे ऑटोफेजिक वैक्यूल लाइसोसोम या ऑटोफेजिक लाइसोसोम, स्वलयन लाइसोसोम कहलाएंगे, लयनकाय कहलाएंगे। और इनकी फीडिंग जो कर लेंगे और उनका पाचन भी कर देंगे, मतलब उनको भी डाइजेस्ट कर देंगे, तो वो कहलाएंगे, तब इसे क्या बोलेंगे हम? स्वलयन, मतलब अपने आप में मिला लेना। स्व मतलब अपने में, लयन मतलब मिला लेना, अपने आप में मिला लेना, या आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड कर लेना, यानी कि जो भोजन नहीं बचे उनको क्या किया? उन्होंने ले लिया। जैसे कि सुसाइड में नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ये काम उससे नहीं हुआ तो वो सुसाइड कर लेते हैं, वैसे ही ये काम जो मतलब जैसे कि इसमें ये काम नहीं हुआ का मतलब ये है कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुए, अनडाइजेस्टेड रह गए, उनको क्या किया इन्होंने? स्वलयित, अपने में पचा लिया, इसलिए इनका नाम स्वलयन या आत्मघाती थैलियां हो गया, या ऑटोफेजिक वैक्यूल या ऑटोफेजिक लाइसोसोम हो गया। अब हम इसके फिगर के बारे में देखते हैं और एक बार फिर से हम चारों लाइसोसोम को अच्छे से पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम जो होगा वो जल अपघटित एंजाइम से, यानी कि जल जो होगा इसमें, इस एंजाइम में वो जल जो होगा वो क्या होगा? पूरी तरह से अपघटित हो जाएगा, मिल जाएगा। फिर सेकेंडरी लाइसोसोम जो होगा, द्वितीयक लाइसोसोम जिसको कहेंगे, उसमें क्या होगा? प्राइमरी लाइसोसोम और फूड वैक्यूल से मिलकर बना होगा। उसमें पाया जाने वाला जो भोजन होगा वो क्या होगा? पदार्थों का पाचन करेगा, यानी कि इसमें क्या होगा? सिर्फ डाइजेशन होगा, और डाइजेशन के बाद जो फूड बनेगा वो कहाँ चला जाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम से बाहर चला जाएगा। और सेकेंडरी लाइसोसोम से बाहर जाने के बाद क्या करेगा? रेजिडुअल बॉडी में जाएगा, यानी रेजिडुअल बॉडी कहलाएगा, यानी कि डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म में, कोशाद्रव्य में मिल जाएगा। और अनडाइजेस्टेड फूड जो रहेगा वो उसको क्या कहा जाएगा? रेजिडुअल बॉडी यानी कि अपशिष्ट काय कहा जाएगा। फिर अपशिष्ट काय जो होगा, जो कि लिखा हुआ है, जब लाइसोसोम कोशिकांग जो लिखा गया है वही है मेन आपका अपशिष्ट काय, रेजिडुअल बॉडी है वो। और उस रेजिडुअल बॉडी को जब फीड कर लेंगे लाइसोसोम को, जब खा लेंगे लाइसोसोम और उनको भी पचा लेंगे, उनका भी डाइजेशन कर लेंगे, तब इस लाइसोसोम को क्या बोलेंगे हम? ऑटोफेजिक या सुसाइडल लाइसोसोम, सुसाइड लाइसोसोम बोलेंगे, जिसको हम स्वलयन या आत्मघाती थैलियां भी कह सकते हैं। अब हम इसके फिगर के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं फिगर को, जो हमने अभी पढ़ा प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम को। तो प्राइमरी लाइसोसोम में हमने ये देखा है कि प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो कैसे बने होंगे? जल अपघटनी विकर यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम से बने होंगे, से पूरी तरह से फिल होंगे। तो ये हम देख रहे हैं इस समय, ये जो ये हमारे फिगर में दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर जो है, ये हमारे प्रोटीन, और ये जो हमारा है वो एंजाइम है, जैसा कि अभी हमने एक लाइसोसोम की संरचना में बताया था। तो ये जो हमारे लाइसोसोम होंगे वो क्या होंगे? लाइसोसोम में जल अपघटनी विकर फिल होगा, और ये कैसे किसमें बने होंगे? अंडा, पृथ्वी जालिका और गोल्जी बॉडी के अंदर बने होंगे, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने हुए होंगे और गोल्जी बॉडी में बने होंगे। तो और फिर हमने सेकेंडरी लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था। तो सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या था? सेकेंडरी लाइसोसोम में ये हो रहा था कि जो हमारा भोजन है वो क्या हो रहा है? वो सीधे से मतलब इसमें सेकेंडरी लाइसोसोम में हमारा जो भोजन है उसका पाचन हो रहा है, यानी कि पाचन का काम जो है वो हमारा किसमें हो रहा है? सेकेंडरी लाइसोसोम में हो रहा है। और जो सेकेंडरी लाइसोसोम में अपचित भोजन है वो कहाँ पहुंच जा रहा है? वो रेजिडुअल बॉडी के रूप में हम देखने को मिल रहा है हमें। तो ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है इसमें क्या है? हमारा पचित हुआ भोजन है, सिर्फ डाइजेस्टेड फूड इसमें हमारा है, और डाइजेस्टेड फूड है, और यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है? डाइजेशन का काम हो रहा है।
और जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पहुंच जा रहा है। डाइजेस्टेड फूड जो है वो साइटोप्लाज्म यानी कि पचित हुआ जो भोजन है, पचा हुआ जो भोजन है वो कहाँ पहुंच रहा है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशाद्रव्य में। और अपचित भोजन जो है वो हमारा कहाँ, जो अपचित भोजन उसे हम लोग ने क्या कहा है, रेजिडुअल बॉडी या अपशिष्ट काय। और फिर यही अपशिष्ट काय का क्या है कि जो अपचित भोजन है वो ऑटोफेजियल वैक्यूल यानी कि कुछ जो खाद्य रिक्तिकाएं हैं, कुछ जो रिक्तिकाएं हैं वो क्या कर रही है, इसको ग्रहण कर ले रही हैं। और जो ग्रहण कर ले रही हैं तो मतलब उसको भक्षण कर ले रही है, उसको खा ले रही है और खाने के बाद उसका पाचन कर रही हैं। तो इस तरह से जो अपचित भोजन को खाने के बाद जो पाचन कर रहे हैं तो उसका नाम था ऑटोफेजिक वैक्यूल यानी कि स्वलयन कोशिकाएं, आत्मघाती थैलियां। तो इस तरह से हम चारों टाइप के जो लाइसोसोम है वो इस फिगर से देख करके समझ सकते हैं कि जो हमारा स्टोर फूड है, किसी भी कोशिकांग का जो स्टोर फूड है यानी संग्रहित भोजन है वो क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम में है, यानी कि जल अपघटनी जो एंजाइम है वो प्राइमरी लाइसोसोम में पाया जा रहा है। फिर जो इस जल अपघटनी में जो भोजन में जो पचित हुआ भोजन है वो जो पाचन हो रहा है वो हो रहा है सेकेंडरी लाइसोसोम यानी कि द्वितीयक लाइसोसोम में। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पहुंच जा रहा है, उसको कहा जा रहा है रेजिडुअल बॉडी यानी कि अपशिष्ट काय। और डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर पहुंच जा रहा है, मिल जाता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशाद्रव्य में मिल जाता है। और यही अपशिष्ट काय को कोशिका के कई अंगों द्वारा क्या किया जा रहा है, भक्षण कर लिया जा रहा है। यानी कि कोशिकांग जो ये रेजिडुअल बॉडी जो हमारा अपचित भोजन है इसी को कोशिकांग बोला गया है, इसका जब भक्षण हो रहा है, इसकी जब फीडिंग हो रही है और फीडिंग होने के बाद जब ये पच जा रहा है तो ये पच जो जा रहा है जिस रिक्तिका के अंदर उसको क्या बोला जा रहा है, ऑटोफेजिक वैक्यूल यानी कि स्वलयन रिक्तिकाएं बोला जा रहा है। और इसको इस लाइसोसोम को क्या बोला जा रहा है, ऑटोफेजिक लाइसोसोम बोला जा रहा है। अब हम लाइसोसोम के कार्य को समझते हैं। लाइसोसोम का कार्य है सेल डिवीजन का यानी कि कोशिका विभाजन का। और कोशिका विभाजन में जो होगा वो क्या होगा, कोशिका की परिधि पर लाइसोसोम के फटने से सूत्री विभाजन होता है। लाइसोसोम जो होगा उसकी जो परिधि होगी, मतलब मान लीजिए यह है लाइसोसोम, उसकी परिधि ये होगी, तो जो परिधि होगी उसकी अगर ये परिधि फट जाएगी तो क्या होगा, इसके अंदर जितने भी लाइसोसोम होंगे उनका सूत्री विभाजन हो जाएगा। सूत्री विभाजन और दो तरह का विभाजन होता है, एक सूत्री होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन में ये होता है कि जो भी हमारी कोशिकाएं हैं या जो भी हमारे ऑर्गन है, नंबर ऑफ सेल है, जो जितनी भी नंबर है वो क्या होगी, सूत्री, मतलब उनका 2 से इंटू कर दीजिए आप, 2 से अगर आप इंटू कर दे रहे हैं तो वो सूत्री विभाजन हो रहा है। अगर मान लीजिए एक कोशिका फटकर बाहर निकली तो वो कितनी हो जाएगी, 1 × 2 = 2। अगर 2 निकली तो 2 × 2 = 4। तो इनमें 2 गुना होता चला जाएगा। और अर्धसूत्री विभाजन में ये होता है, सूत्री में लगा हुआ है अर्ध मतलब हाफ, इसको माइटोसिस बोला जाता है। और सूत्री में लगा हुआ हाफ, अगर यहाँ पे 2 अगर मान लीजिए निकली हैं सेल तो 2 का हाफ क्या हो जाएगा, 1 का हाफ। इस तरह से अगर कोशिकाएं क्या कहते हैं, अगर विभाजित होती हैं, सूत्री विभाजन अगर हो रहा है तो उनमें 2 से इंटू करेंगे, और अगर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो उसमें हाफ करेंगे। तो जो कोशिका विभाजन हो रहा है कोशिका की परिधि से लाइसोसोम के फटने से, एलवाई का मतलब यहाँ लाइसोसोम है, लाइसोसोम के फटने से कोशिका की परिधि पर अगर विभाजन हो रहा है, और वो कैसा विभाजन हो रहा है, सूत्री विभाजन, यानी कि 1 × 2 2 × 4 2 = 4, यानी कि 2 गुना विभाजन हो रहा है। तो इस तरह से इस कार्य में सहायता करती है कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या कार्य है, कोशिका विभाजन में, और कोशिका विभाजन से जो नई कोशिकाएं बनेंगी वो क्या बनेंगी, डबल बनेंगी, दुगनी बनेंगी। फिर दूसरा काम क्या है, डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल सेल फूड, यानी कि बाह्य कोशिका पदार्थ का पाचन, यानी बाह्य कोशिका पदार्थ जो होंगे, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड जिनको आप बोल सकते हो, तो अनडाइजेस्टेड यानी अपचित जो भोजन होगा उनका जो पाचन होगा वो बताया जा रहा है। तो अपचित जो भोजन होगा उसको क्या बोला जाएगा, अभी आपने पढ़ा रेजिडुअल बॉडी यानी कि अपशिष्ट काय पढ़ा जाएगा। तो अपशिष्ट काय में डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो साइटोप्लाज्म से, मतलब अपशिष्ट काय में तो वही फूड, अपशिष्ट काय तो सिर्फ वही होगा ना कि जिसमें अपचित भोजन होगा, लेकिन सेकेंडरी लाइसोसोम में दोनों तरह के भोजन पाए जा रहे हैं, पचित भोजन भी पाया जा रहा है और अपचित भोजन भी पाया जा रहा है। तो जो पचित भोजन पाया जा रहा है यानी कि डाइजेस्टेड फूड जो पाया जा रहा है वो कहाँ पहुंच जाएगा, साइटोप्लाज्म में, और वही साइटोप्लाज्म से होकर कहाँ चला जाएगा, हाइलोप्लाज्म में, यानी मैट्रिक्स में चला जाएगा। और मैट्रिक्स में किस प्रकार से जाएगा, रिस रिस कर, मतलब धीरे धीरे ये जाएगा। साइट मतलब सीधी सी बात आपको ये जाननी है कि जो साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टेड फूड है
वो साइटोप्लाज्म से होकर हाइलोप्लाज्म यानी कि मैट्रिक्स में जा रहा है, धीरे धीरे वो मैट्रिक्स में जा रहा है। और यही जो पाचन हुआ ये कहा जाएगा बाह्य कोशिका पदार्थों का पाचन। फिर तीसरा है डाइजेशन ऑफ सेल फूड यानी कि कोशिका पदार्थों का पाचन। जो कोशिका पदार्थ जो हमारे जो पचित हुए भोजन है, जो हमारे जितने भी पचित हुए भोजन होंगे जो कि सेकेंडरी लाइसोसोम में पाए जा रहे हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर क्या होगा, लाइसोसोम जो होंगे वो साइटोप्लाज्म में जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होंगे यानी कि जो पदार्थ नहीं बच पाए हैं, जितने भी हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक फूड होंगे जो साइटोप्लाज्म में नहीं बच पाए हैं, वो कहाँ, उनका भी ये लाइसोसोम क्या करेगा, पाचन कर लेगा। सीधी सी बात, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो जटिल कार्बनिक यौगिक होंगे तो वो रेजिडुअल बॉडी के अंतर्गत आएंगे, उनको आप इनडायरेक्टली रेजिडुअल बॉडी बोल सकते हो। तो रेजिडुअल बॉडी का तो जो क्या कहते हैं संलयन कर रही है वो कौन कर रही है, ऑटोफेजिक वैक्यूल कर रही है, लाइसोसोम कर रहे हैं। तो ये वही चीज को बताया जा रहा है कि जो जटिल कार्बनिक यौगिक होंगे वो क्या करेंगे, जो कोशाद्रव्य में जटिल कार्बनिक यौगिक होंगे यानी कि साइटोप्लाज्म में जो पदार्थ नहीं पच पाएंगे उनका भी ये पाचन कर लेगा। फिर है लास्ट ऑटोलिसिस, जिसको बोला जाता है स्वनष्टीकरण या आत्मलयन। स्वनष्टीकरण या आत्मलयन। स्वनष्टीकरण मतलब अपने द्वारा ही नष्ट कर लेना, स्व मतलब खुद, नष्टीकरण मतलब नष्ट कर लेना। आत्मलयन जैसे स्वलयन था वैसे ही आत्मलयन है। वही बात है कि जितनी भी ऑटोलिसिस में ये ऑटोलिसिस प्रोसेस में ये देखेंगे कि जितनी भी क्षतिग्रस्त यानी कि टूटी फूटी हैं कोशिकाएं, जो कोशिकाएं टूट गई हैं या किसी प्रकार से रोग से ग्रस्त हैं, रोगी हैं कोशिकाएं, वो क्या होंगी, वो उनके फटने से ये नष्ट हो जाएगी। मतलब कोशिकाएं जो फटेंगी वो सीधे से नष्ट हो जाएंगी। मतलब ये जो लाइसोसोम होगा ये क्या करेगा, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं या रोगग्रस्त कोशिकाओं के फटने से उनका क्या कर देगा, उनको फटने से उनके वो अपने आप फटने से वो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार का जो क्या कहते हैं कार्य देखा जाएगा वो बोला जाएगा स्वनष्टीकरण या आत्मलयन। क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त जो कोशिकाएं होंगी वो लाइसोसोम के फटने के बाद नष्ट हो जाएंगी। लाइसोसोम की जो ये दीवार है, मान लीजिए लाइसोसोम की हमारी दीवार है, इसके अंदर हमारी कई सारी रोगग्रस्त कोशिकाएं अगर ये फट जाएगी तो ये क्या होंगी, ये बाहर आ जाएंगी, और बाहर आ जाएंगी तो ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से जो ये कार्य देखा गया है ये किसका है, लाइसोसोम का कार्य है, जिसमें हमने सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन पढ़ा। और कोशिका विभाजन कैसे होगा, लाइसोसोम के फटने से कोशिका की परिधि पर जो लाइसोसोम की जो परिधि होगी उसके फटने से जो कोशिका बनेगी वो कैसी बनेगी, सूत्री विभाजन होगा, यानी कि 1:2 2 से गुणा मतलब दुगनी सेल बनेगी। इस तरह से जो हमारा सेल डिवीजन होगा, और हाफ सेल जब बनती है तो उसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, लेकिन लाइसोसोम में सूत्री विभाजन होगा जिसको मियोसिस बोला जाएगा। फिर सेकंड हमने वर्क पढ़ा कि डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल सेल फूड यानी कि बाह्य कोशिका पदार्थों का जो पाचन है, यानी कि अनडाइजेस्टेड सीधा सीधा जो रेजिडुअल बॉडी अपशिष्ट काय जो है हमारी वो क्या होगी, अपशिष्ट काय, अनडाइजेस्टेड फूड को अपशिष्ट काय बोला जाएगा। और जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, साइटोप्लाज्म में पहुँच जाएगा, और साइटोप्लाज्म से होकर कहाँ जाएगा, हाइलोप्लाज्म में। और हाइलोप्लाज्म में किस तरह से जाएगा, धीरे धीरे रिस रिस कर जाएगा। फिर तीसरा है वर्क लाइसोसोम का, डाइजेशन ऑफ सेल फूड यानी कि कोशिका पदार्थों का पाचन। जो कोशिका पदार्थ पचित नहीं हो पाएंगे यानी कि जो जटिल कार्बनिक यौगिक होंगे, सीधी सी बात आप जानिए, जो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे उनका भी ये पाचन कर देगी। और फिर सबसे लास्ट वर्क है इनका ऑटोलिसिस, जिसको कहते हैं स्वनष्टीकरण या आत्मलयन। तो स्वनष्टीकरण में ये है कि लाइसोसोम की जो दीवार होगी उसके अंदर कई सारी कोशिकाएं होंगी जो क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, किसी तरह से उनको चोट लग सकती है या किसी भी तरह से वो क्षति उनको पहुंच सकती है, हार्म हो सकता है, या रोगग्रस्त होंगी या किसी रोग से ग्रसित होंगी। तो इस तरह की जो कोशिकाएं होंगी वो लाइसोसोम के फटने से क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो इस तरह की जो प्रोसेस होगी उसको क्या बोला जाएगा, ऑटोलिसिस। स्वनष्टीकरण मतलब अपने आप से नष्ट हो जाना, या आत्मलयन या अपने आप में स्वलयित हो जाना, अपने आप में मिल जाना।